विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB PRT के जो एग्ज़ाम हुए हैं मार्च में, उसमें से 24 मार्च 2022, ठीक है, 24 मार्च 2022 की 12:30 से 2:30 बजे वाली जो शिफ्ट है, 12:30 से 2:30 बजे की शिफ्ट विच इज़ सेकेंड शिफ्ट, उसका पार्ट बी। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हिंदी में करा दो, तो ये एक पेपर जिसने भी अटैम्प्ट करा है वो हिंदी में है। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे 24 मार्च 2022 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये जो पेपर है ना 10वां पेपर है, मीन्स इससे पहले मैं 9 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ और ये 10वां क्वेश्चन पेपर है। मीन्स कि 10 क्वेश्चन पेपर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन आप लोग गो थ्रू हो चुके हो। 1000 क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं कि हाँ कैसा पैटर्न है, कैसा पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि अब जो मुझे आगे पार्ट बी के और क्वेश्चन सॉल्व कराने चाहिए या मैं यहीं स्टॉप कर दूं इसको, क्योंकि 10 पेपर कर चुके हैं विच इज़ की 1000 क्वेश्चन का आइडिया हम लोगों को मिल चुका है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब मुझे आप बताओ, अब मैं आगे इसको करूँ कंटिन्यू या फिर मैं यहाँ पर रहने दूँ, ठीक है। तो आप लोग ये बाकी मुझे बता देना और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में देखने और सुनने की समस्याओं का वर्णन करता है। मतलब कहाँ से हमें पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे को देखने में भी प्रॉब्लम आ रही है और कुछ सुनने में भी। 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 13% बच्चों के अंधे होने या दृष्टि बाधित होने का अनुमान है। हाँ, तो इससे पता लग सकता है बच्चे अंधे हैं, 13% की बात हो रही है ना। 3 साल की उम्र तक बच्चे बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर बच्चे बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं यानी उनको अच्छे से सुनाई दे रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, ये तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट आंसर से हमें पता चलेगा कि हमें फर्स्ट में दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में मार्सिया ने निम्नलिखित में से कौन सी पहचान की स्थिति बताई है। मार्सिया ने ना आपको मनोसामाजिक विकास की 4 स्टेजेस दी हुई हैं। मैंने आपको कल बताई ना, एक वीडियो अपलोड करी कि NIOS की कौन सी बुक है जो आपको मस्ट रीड करनी ही करनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 506 मैंने एक बुक बताई थी और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये टॉपिक तो आपके फेमिलियर है, बट आप अगर उसमें डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे फिलोसफर हैं जिनके नाम हमें पता ही नहीं थे। तो उसमें से ये मार्सिया आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो ये मनोसामाजिक डेवलपमेंट की बात करी हुई मार्सिया ने, और इसमें ना इन्होंने 4 बताई थी, 4 स्टेजेस या 4 सिचुएशन बताई हैं पहचानने की। तो हमें बतानी है कि दोनों में से कौन सी है, फोरक्लोजर और अधिस्थगन, तो दोनों ही हैं अभी, ठीक है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेन एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर के संदर्भ में, ब्रेन एंड रिफ्लेक्स मतलब ब्रेन में जाकर के एकदम से रिफ्लेक्स हो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद मस्तिष्क धीरे धीरे लंबी खोखली नली से कोशिकाओं के गोलाकार द्रव्यमान में विकसित होता है। हाँ, 2 सप्ताह बाद ही, पहले हमारा बच्चे का जब पेट में होता है तो पहले मुंह बनता है ना, बाद में पूरा शरीर बनता है, तो ये ठीक है। सेरेब्रम जीवन के पहले वर्ष के दौरान सबसे तेजी से बढ़ता है। हाँ, सेरेब्रम जो मेन दिमाग होता है, इस पर एक बार क्षति हो जाए तो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती, भाई हमारे जीवन के पहले वर्ष के दौरान सबसे तेजी से बढ़ता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मामूली बीमारी के संदर्भ में सही है। मामूली बीमारी आमतौर पर कुछ दिनों तक चलती है और शायद ही कभी इतनी गंभीर होती है कि डॉक्टर के ध्यान की आवश्यकता होती है। तो मामूली बीमारी तो ऐसे भी ठीक हो सकती है, जैसे कि थोड़ा सा बुखार होता है तो कहते हैं पैरासीटामोल ले लो, ठीक हो जाएगा, तो यही होती है, इतनी गंभीर नहीं होती कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। और सेकंड, खांसी, सिसकी और नाक बहना बचपन का एक हिस्सा है, तो ये ठीक है। कहते नहीं कि छोटे बच्चों को जल्दी से खांसी हो जाती है, जल्दी से नाक बहने लगती है, जुकाम हो जाता है, तो क्योंकि वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये ठीक है मामूली बीमारी के लिए। नेक्स्ट है, प्याजे के संदर्भ में पूर्व संचालन चरण क्या है। पूर्व संचालन चरण यानी आपके दिमाग में आनी चाहिए सेकंड स्टेज, तो प्री कंक्रीट स्टेज जो होती है उस बारे में हमने बात करनी है। तो ये क्या क्या है, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण। हाँ, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। ये तो मैंने आपको आज NIOS की वीडियो कराई है, और उसमें प्याजे की थ्योरी जब थोड़ी सी कराई है तो उसमें ही पढ़ा था कि इसमें बच्चे अमूर्त संख्याओं से ज़्यादा करते हैं, बल्कि तर्क का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि तर्क का यूज़ 3rd वाली स्टेज में आता है और उसमें अमूर्त से करते हैं, मूर्त से, अगले में अमूर्त से करते हैं। प्रतीकात्मक विचारों से जितना भी रिलेटेड सारी काम धाम आपको करने हैं ना, वो इस सेकंड स्टेज में ही करना है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक प्रगति के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्गीकरण का वर्णन करता है कि वर्गीकरण क्या है। ये बच्चों को तार्किक रूप से सोचने में मदद करता है। हाँ देखो, ऑब्वियसली आप बच्चों को बोलोगे कि आप किसी भी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, उनके कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, हाइट वेट के अकॉर्डिंग करो, तो बच्चे ऑब्वियसली सोचेंगे ही ना, सोचना काम करना पड़ेगा। तो पहला ठीक है, इसमें क्रमबद्धता, सरकरण निष्कर्ष और वर्ग समावेशन जैसी परिष्कृत क्षमताएं शामिल है। मतलब वर्गीकरण के अंदर क्या आता है, क्रमबद्धता मतलब वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, संक्रमणीय मतलब कि उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको चेंज करना, तो ये सारी चीजें आती हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है सकर्मक अनुमान, एक संपूर्ण वर्ग और उसके भागों के बीच संबंधों को समझने की क्षमता है। सकर्मक अनुमान, ये सकर्मक अनुमान क्या है मुझे नहीं पता, बट ये संज्ञानात्मक प्रगति दोनों ही ये पियाजे की थ्योरी से दी हुई है और ये दोनों ही लाइन दी हुई है आपको एनआईएस की बुक में। मैं बताती हूँ, एनआईएस की बुक 502 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड थर्ड लास्ट पेज है, जिसमें आपको ये दोनों लाइन एज इट इज मिल जाएंगी वर्गीकरण की लाइन में, ठीक है। तो उसमें शायद ये थर्ड लाइन नहीं है, तो वहाँ से ये हमने करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है भावात्मक विकारों के संदर्भ में बचपन का अवसाद क्या है। अभी देखो, अभी हमारे क्या अवसाद होता है, अभी डिप्रेशन क्या होता है, नौकरी नहीं लग रही है तो टेंशन में रहते हैं, शादी नहीं हो रही तो टेंशन में रहते हैं, अच्छी सैलरी नहीं है तो टेंशन में रहते हैं। लेकिन यहीं पे जब अगर हम बच्चे हों, बच्चों के टाइम पे हमारा डिप्रेशन क्या हो सकता है, या भावनात्मक विकार जहाँ पे हमें इमोशंस की ज़रूरत हो, तो बच्चों के उसके नज़रिए से हमें सोचना है कि तब क्या हो सकता है। लंबे समय तक मित्रता और थकान की भावना के रूप में एक्सेल अक्षरों से विशेषित मनोदशा संबंधी विकार। हाँ, ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, थकान हो जाती है, ज़्यादा खेलते खेलते थक जाते हैं, थकान हो जाती है तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। दोहराए जाने वाले खेल, दखल देने वाले विचारों, छवियां, अनुष्ठान व्यवहारों से उत्पन्न चिंता, तो ये तो हमें टीनेज में होती है ना जाके, जब हम बच्चे होते हैं तब थोड़ी ना ये चीज़ हमें रहती है, जब हम टीनेज में आते हैं तब ये चीज़ करती है। तो बचपन का अवसाद तो केवल एक ही होगा कि थक जाएंगे तो चिड़चिड़ाहट होगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, पर ये अनुष्ठान व्यवहारों से चिंता, तो ये सब टीनेज एज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात पीलिया क्या है। तो कई नवजात शिशुओं में ये स्थिति जिगर की अपरिपक्वता के कारण होती है और पीले रंग की उपस्थिति से प्रमाणित होती है। अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो ये मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। देखो, नवजात पीलिया क्या होता है, जब भी बच्चा तुरंत पैदा होता है ना, 10 साल का, 10 महीने, 10 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन 15 दिन का जो बच्चा होता है, तो उसको ना पीलिया की शिकायत होती है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसको अगर आप धूप दिखा दो ना, मात्र धूप दिखाने से ही वो जो पीलिया है वो दूर हो जाता है। पर ये मोस्टली 90% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों को ना पीलिया होता है पैदा होते ही। अगर आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी होगा तो आपने सुना होगा ऐसा कि हाँ उसको पीलिया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, नवजात पीलिया होता है। कि जब तुरंत बच्चा पैदा होता है ना, तो मोस्टली जो बच्चों को धूप नहीं मिल पाती है, धूप के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, उनको स्पेशली शिकायत देखने को मिलती है। तो ये किस वजह से होता है, जिगर की अपरिकता के कारण, ठीक है। तो ये भी रीज़न ठीक है, और अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो हमारे दिमाग तक पहुंच सकता है, और ये भी ठीक है। तो दोनों इक्वेशन जो है इसकी ठीक है। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार डैश स्वयं की एक सुसंगत अवधारणा है जो लक्ष्य, मूल्य और विश्वासों से बनी होती है, जिसके लिए एक व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्ध होता है। मतलब ये क्या कह रहा है, देखो आपने एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। उसने 6 स्टेजेस दिए हमारी पूरी लाइफ, जिसने उसमें डिफाइन करी हुई है। 1 से 1.5 साल, 1.5 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 25 ऐसे करके उसने सारी डिसाइड करी हुई है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी है डैश की एक सुसंगत अवधारणा है डैश के बारे में। तो हम अपनी क्या बनाते हैं, पहचान बनाने के लिए जो आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो हमारे उतार चढ़ाव आते हैं हमारी लाइफ में, जो लक्ष्य, मूल्य और विश्वासों से बनी होती है, तो ये क्या है। तो उसमें से अगर ऑप्शन भी देखोगे तो आप लगा लोगे डी है। डी होता है हमारी, मतलब पहचान हमारी एक अवधारणा होती है हमारे रिलेटेड, जो हमारी खुद की पहचान है। पहचान स्वयं की एक सुसंगत अवधारणा है जो लक्ष्य, मूल्य और विश्वासों से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिद्धांतों में से कौन सा सही है। सेफ कोल्डल सिद्धांत, विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो ये तो गलत है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर होता है ना। तो ये स्टेटमेंट उल्टी दे रखी है, गलत है, ये तो पता चल गया होगा आपको पढ़ने से ही। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिडिस्टल सिद्धांत, विकास और मोटर विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज़ ठीक है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सेंट्रल से होना स्टार्ट होकर फिर बाहर की तरफ जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि विकास ऊपर से नीचे होता है ना कि नीचे से ऊपर। कोई भी बच्चे का जैसे बनता है तो पहले दिमाग बनता है, उसके बाद पूरा शरीर, तो हमारा डेवलपमेंट भी वैसे ही स्टार्ट होता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। नेक्स्ट है मोटर कौशल के संदर्भ में सौम्यता क्या है। सौम्यता क्या है, किसी की मदद के लिए दयालु। मोटर कौशल देखने मतलब मोटर कौशल मतलब कि फाइन मोटर स्किल्स होते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं ना। तो मोटर कौशल स्किल देखनी है हमें कि इसमें स्किल्स का यूज हो रहा है। किसी की मदद के लिए दयालुता का उपयोग करना, दयालुता पहली बात तो स्किल नहीं है।
कार के टूटे हुए हैंडल के लिए उपयोग किया जाता है, बस के हैंडल को पकड़ने के लिए उपयोग करना, किसी विशेष हाथ का उपयोग करने के लिए वरीयता। तो फाइन मोटर स्किल का यूज तो डी में ही हो रखा है, तो ये डी ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट है डैश एक दीर्घकालिक सांस की बीमारी है जो अचानक खांसने, घरघराहट और सांस लेने में कठिनाई की हमलों की विशेषता है। तो ये क्या है, COPD, GID, पता नहीं। बाकी दमा और काली खांसी, दमा हमें पता है कि क्या होता है कि एकदम से जब बंदे को खांसी आनी होती है तो खांसी लगातार आती रहती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, मतलब एकदम से सांस नहीं आती, घरघराहट रहती है, तो ये दमा है। जो लंबे टाइम तक बीमारी चल जाती है ना, लंबे टाइम तक बीमारी, उसे दमा बोलते हैं। और काली खांसी में क्या आता है कि खून तक आने लगता है, बंदे के खांसते खांसते ना खून तक आने लगता है, उसको काली खांसी बोलते हैं। और दमा में ये जो सारी चीजें दे रखी हैं वो होती हैं, तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों के मन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बच्चों के मन का सिद्धांत के लिए कौन सा कथन सही है, ये मानसिक प्रक्रियाओं की जागरूकता और समझ है। ठीक है, ब्रेजलेटर ने इस सिद्धांत की जांच करने वाले पहले विद्वान थे। अब देखो हमें कितनी डीप नॉलेज होनी चाहिए, पहली तो चलो हम लगा लेंगे मानसिक प्रक्रिया और जागरूकता और समझ है, ठीक है। अब हमने अगर डीप में पढ़ा होगा तो ही तो हमें पता होगा ब्रेजलेटर इसके विद्वान थे या नहीं थे, कौन थे। तो देखो नहीं है, क्योंकि पहला सिर्फ ठीक है, तो इसका पहला कथन सिर्फ ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तनाव क्या है, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक मांगों की प्रतिक्रिया। हाँ, जब भी हमें तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो मतलब गुस्सा आता है तो चीज़ें फेंक देते हैं, या फिर नहीं तो किसी का चिल्ला लेते हैं, चिल्ला के रो के निकाल लेते हैं, खुद ही रोने लगते हैं, गुस्सा होते हैं, तो क्या तनाव है। जो उसका रिएक्शन क्या कर रहा है, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रिएक्शन कर रहा है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेसेस, तनाव अनुभव पैदा करते हैं। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेसेस जो तनाव होता है उससे अनुभव मिलता है, अनुभव होता है और अनुभव पैदा करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है। बच्चों का वेंचेस्टर इंटेलिजेंस पैमाना क्या है। वेंचेस्टर वैसे वेशलर नाम था, वह यही वेस्टर इंटेलिजेंस पैमाना उसने ही बोला जाता है जो वेस्लर्स लेके आया था ना, WCIS जिसे बोलते हैं, चिल्ड्रन के लिए लेके आया था। तो स्कूली बच्चों के लिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, हाँ बच्चों के लिए ही तो लेके आया था वो। ये मौखिक प्रदर्शन के साथ साथ संयुक्त स्कोर भी देता है। हाँ, तो ये वेस्लर जो बुद्धि परीक्षण था ना, वो पहला ऐसा परीक्षण था जिसमें मौखिक और प्रदर्शन दोनों के साथ साथ होता था। देखो इससे पहले आपने आर्मी पढ़े होंगे, आर्मी बीटा स्केल टेस्ट ये सब पढ़े होंगे। तो उसमें से कुछ मौखिक थे, कुछ लिखित थे, कुछ पढ़े लिखों के लिए थे, कुछ अनपढ़ लोगों के लिए थे। बट ये वेस्लर इंटेलिजेंस पैमाना ऐसा था जो एक तो बच्चों के लिए था, ठीक है, बुद्धि परीक्षण करता था। सेकेंड चीज इसके टेस्ट में ना दोनों ही चीजें थी कि आपको मौखिक भी देना पड़ेगा और आपको डेमोन्स्ट्रेशन मतलब करके भी दिखाना पड़ेगा, दोनों के लिए ये स्कोर देता था। तो उस वेस्लर पैमाने से ये मतलब वेस्लर पैमाना उससे इस तरीके से अलग था। तो दोनों इसके स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक कारक बच्चों और किशोरों को तनाव से उभरने में मदद कर सकता है। तो देखो अच्छे पारिवारिक संबंध, घर वाले समझदार हैं, बढ़िया हैं, बच्चों से बातें करते हैं, बताओ क्या गड़बड़ हुई, कहाँ दिक्कत है, कुछ परेशानी तो नहीं हो, इतने पूछने भर से ही बच्चे अच्छा फील करने लगते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छे पारिवारिक संबंध कर सकते हैं। और संज्ञानात्मक कार्य उससे रिलेटेड अगर कुछ कार्य में करे जाए, उपचारात्मक शिक्षण उससे रिलेटेड दिया जाए, तो दोनों ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल फोबिया क्या है। फोबिया का मतलब आपको पता ही है, किसी भी चीज़ से डरना, ठीक है, किसी भी चीज़ का डर, किसी का भी हो सकता है, हाइट से डर, पानी से डर, इंजेक्शन से डर, किसी भी चीज़ का। तो सोशल फोबिया क्या है, यानी कि सामाजिक स्थिति से बचना या अत्यधिक भय, सामाजिक लोगों में जाना नहीं, मतलब फंक्शन वगैरह कहीं अटेंड नहीं करना, शादी में नहीं जाना, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, किसी से कुछ बात नहीं करना, अपने में रहना। तो ये ऑप्शन से भी बाकी आप कर ही दोगे। नेक्स्ट है स्मृति के संदर्भ में केंद्रीय कार्यपालिका क्या है। ठीक है, तो बेडले के मॉडल में कार्यशील स्मृति का तत्व जो सूचना के प्रसंस्करण को नियंत्रण करता है। हाँ, ये जो बेडले का मॉडल था ना, इसने क्या करा है, जो हमारी सूचना प्रसंस्करण होता है ना, मतलब आपने वो पढ़ा है ना ICT में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें पढ़ा होगा कि आपका कोई मैसेज आता है, फिर आप उसको भेजते हो तो आप सेंडर बन जाते हो, फिर एक पूरी प्रक्रिया प्रोसेस होती है, फिर हम इनपुट भेजते हैं, हमें आउटपुट मिलता है, फिर हम उसको कोई सेंडर वो रिसीव करता है, फीडबैक देता है। तो इसी तरीके का पूरा ना इसने मेमोरी को लेके बनाया था, बेडले का मॉडल है ये, उसने बनाया था उसमें ये। तो इसमें पूछ रहे केंद्रीय कार्यपालिका क्या है, तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसने इसी तरीके को इसको डिस्क्राइब करा था ऐसे, और इसमें कार्यशील स्मृति का पार्ट बताया था। नेक्स्ट है सचेत पुनरावृत्ति के माध्यम से कार्यशील स्मृति का उपयोग करने वाली रणनीतियां। सचेत पुनरावृत्ति के बारे में इसने कोई बात नहीं करी, क्योंकि इसने मुझे इस तरीके से याद है क्योंकि मैंने इसको ICT से रिलेट कर लिया था। तो बेडले ने ना अपने मॉडल को इस तरीके से डिस्क्राइब करा था, तो इसका फर्स्ट ठीक है, सेकंड नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसने इसके बारे में कोई बात करी हुई है। ठीक है, अब देखिए मार्सिया कितनी बार आ रही है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है मार्सिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पहचान स्थिति सही सुमेलित है। पहचान उपस्थिति उपलब्धि, मार्सिया के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि क्या ठीक है, पहचान उपलब्धि।
प्रतिबद्धता की अनुपस्थिति और विकल्पों पर गंभीर विचार की कमी की विशेषता है। अधिसघन एक व्यक्तिगत वर्तमान में विकल्पों पर विचार कर रहा है और प्रतिबद्धता की ओर देखो, मैंने बताया था अभी, जब अभी ये क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, मैंने इसने बताया था, इसने 4 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस के बारे में बात करी है। एक एक्सेप्शनल था मतलब, तो इस क्वेश्चन को ना हम तब कर पाएंगे जब हमने इसको अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि अभी मैं आपको करवा भी दूंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, क्या कह रही है। तो अभी या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि मैं या तो आपको ये पहले टॉपिक यहाँ पे क्लियर कराऊँ कि इसमें क्या 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 बात है, बट अभी हम NIOS कर ही रहे हैं, उसमें ही आएगा। तो अभी क्या करो, आप ये क्वेश्चन स्किप कर दो, इसको बाद में करना और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये करवा भी दूंगी ना तो भी समझ नहीं आएगा, तो फ़ायदा है नहीं, टाइम बचा लेते हैं अपना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। आर्ट थेरेपी चिकित्सकीय दृष्टिकोण है जो एक बच्चे को बिना शब्दों के परेशान भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है। नहीं, आर्ट थेरेपी में ना ये होता है कि बच्चे के मन की बात निकलवानी है। जैसे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं ना, समझ लो वो, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लिखवा के, बुलवा के, करवा के, डेमोस्ट्रेशन के, किसी के भी थ्रू। तो पहला तो गलत है, सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, ठीक है। ड्रग थेरेपी भावनात्मक विचारों के इलाज के लिए दवाओं को प्रशासन है, दवाओं के लिए, भावनात्मक विकारों के लिए ड्रग थेरेपी नहीं, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ना तो फर्स्ट सेकंड सही है, ना ही सेकंड सही है, दोनों ही सही नहीं है, सही नहीं है, हाँ, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, ठीक है। पता नहीं ऑप्शन भी इतने अजीब अजीब से दे रखे हैं कि मतलब कौन सा चूज करे, फर्स्ट और दोनों सही नहीं है, या ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड कोई सही नहीं है, हद है। खैर छोड़ो, नेक्स्ट, सहकारी अधिगम मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सहकारी मॉडल जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, टीचर और छात्र मिलकर करते हैं, आपस में ग्रुप बना के, समथिंग ऐसे। तो छात्र शैक्षिक समारोह में महारत हासिल करने के लिए समूहों में काम करते हैं, बिल्कुल। पुरस्कार प्रणालियाँ समूह उन्मुख होने के बजाय व्यक्तिगत रूप से उन्मुख होती हैं। तो देखो, पहला पॉइंट ठीक है बिल्कुल। सेकंड जो पॉइंट है ना, वो आपको सहयोगात्मक अध्ययन का दे रखा है, सहयोगात्मक अधिगम मॉडल का। जो सहकारी मॉडल होता है ना, उसमें जो एक तो ग्रुपों में काम करते हैं, और जो प्राइज होता है ना वो भी ग्रुप में बढ़ता है। मीन्स पर्टिकुलर इंडिविजुअली किसी को जज नहीं करा जाता। जैसे अगर फर्स्ट आया तो पूरा ग्रुप फर्स्ट आएगा। अब 100 रुपये हैं तो पर्टिकुलर हर बच्चे को इक्वली पार्टिसिपेशन मिलेगा, इक्वली पैसे बटेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये सहयोगात्मक अध्ययन होता तो वहाँ पे इंडिविजुअली रूप से जिसका ज़्यादा योगदान होता उसको ज़्यादा मिलते हैं, जिसका कम होता कम, ऐसे होता, ठीक है। तो पहला कथन इसके अकॉर्डिंग ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक संगठन में प्रबंधक की भूमिका और जिम्मेदारियों के समान है। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने को प्राथमिकता देना, यस। छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना, फीडबैक देना अच्छा ही होता है, चाहे टीचर के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे पेरेंट्स के लिए, कि हाँ आपने ऐसे ऐसे करा, ये अच्छा था, आपने थोड़ी सी यहाँ पे गलती करी, आप इसको इम्प्रूव कर लेना, समथिंग ऐसे। तो दोनों ही चीज़ें एज अ फैसिलिटेटर, दोनों ही बातें ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धार्मिक हस्तक्षेप बिल्कुल हुआ था, आपको यह पता होगा, मंगल पांडे को वो गाय और सुअरों की चर्बी से बने कारतूस करने के लिए दिया गया था, तो धार्मिक हस्तक्षेप हुआ था। जातीय अहंकार भी था, कहीं ना कहीं हिंदुओं को ठेस पहुंची थी, कहीं मुसलमानों को ठेस पहुंची थी, कहीं के राजपूतों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी, तो दोनों ही रीज़न थे। समान वेतन तो कहीं भी नहीं था, ये आपको भी पता है। वो लोग इंडियन से ज़्यादा काम लेते थे, अंग्रेज लोग, लेकिन सैलरी अपने अंग्रेजों को ज़्यादा देते थे और काम इंडियन से ज़्यादा लेते थे। सेकंड चीज़, अच्छी अच्छी पोस्ट भी वो अंग्रेजों को देते थे, प्रमोशन भी वो अंग्रेजों को देते थे, शोषण वो इंडिया का करते थे, इंडिया के लोगों से इंडिया को पिटवाते थे। समान वेतन तो कहीं था ही नहीं। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इसका ठीक है, इस वजह से विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुशासन का शिक्षक जनित कारण है। अनुशासन का शिक्षक जनित कारण है कि शिक्षक की वजह से ये पैदा हुआ है। कोई भी मान लो कोई सीन विन हो गया स्कूल में, तो क्या टीचर की वजह से हो सकता है। छात्रों की समस्याओं के प्रति उदासीनता, भाई टीचर कह रहा है मैं प्रॉब्लम है, बच्चे कह रहे हैं, टीचर सुन ही नहीं रहा, हो सकता है। घटिया शिक्षण, भेदभावपूर्ण उपचार, तीनों ही चीज़ें हैं, तीनों की वजह से बच्चों में उंगली हो सकती है, तीनों ही वजह से अनुशासन क्रिएट हो सकता है, तो तीनों ही इसके ऑप्शन है। नेक्स्ट है, डैश को प्रत्येक 1000 बच्चों में संभावित संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जन्म के पहले 100 पहले वर्ष के भीतर जीवित रहने में विफल हो जाते हैं। तो ये शिशु मृत्यु दर होती है ना बच्चे। अगर यहीं पे बालिकाओं की बात हो तो बालिका दर होती है, बालिका मृत्यु दर या बालिका दर समथिंग, तो ये शिशु मृत्यु दर है जो 1000 बच्चों में देखा जाता है। एक साल में जितने बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया। तो ये जो अधिनियम है 1989 में बनाया गया था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, तो 1989 इसका आंसर है। ऑप्शन भी बहुत क्लोज दे रखे हैं।
नेक्स्ट है, जब कोई शिक्षण विफलता की सजा की धमकी देता है तो वह डैश का उपयोग कर रहा है। देखो आज ही मैंने NIOS की जो है सेकंड वीडियो कराई है 502 की, तो उसमें मैं आपको समझा रही थी, बताया मैंने कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो मैंने इसमें यही एग्जाम्पल यूज़ करा था आज, क्योंकि ये NIOS में है ही, लिखा ही हुआ है कि मान लो जब कोई शिक्षक विफलता की धमकी देता है, मतलब वो बच्चे से कह रहा है टीचर कि भाई अगर तू इसको टेस्ट को पास कर ले, नहीं तो मैं तेरे को फेल कर दूंगा, तो वो क्या यूज़ कर रहा है, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है, क्योंकि विफल होना एक तरीके का डर होता है ना बच्चों में, फेल हो जाएगा क्या करेगा, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव तो इसमें कुछ नहीं है। पॉजिटिव भी हो सकता है अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दी जाए, बट हम एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाएं। सेकंड अभी देखना है हमको, सेकंड है ये, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण मतलब रीइंफोर्समेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, दी गई पंक्तियों को द अनस्कूल्ड माइंड पुस्तक में पढ़ा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक इस पुस्तक के लेखक है। तो मैं स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ रही। द अनस्कूल्ड माइंड ये हमारी हार्वर्ड गार्डनर ने लिखी हुई है और 1983 में इनकी ये बुक आई थी हार्वर्ड गार्डनर ने, क्योंकि इसी बुक के अंदर ही इसकी थोड़ी सी पार्ट में इन्होंने जो अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ना उसको डिस्क्राइब करा है, तो इस वजह से मुझे याद है। तो द अनस्कूल्ड माइंड में ये है, हमें अपने आप को अपने बच्चों के सिर के अंदर रखना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उनकी धारणाओं के स्रोतों को और शक्तियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो हार्वर्ड गार्डनर रहेंगे। नेक्स्ट है, दी गई बैठक व्यवस्था स्कूल में किस प्रकार की गतिविधि के लिए प्रभावी है। तो अब मैंने 50 जब मैं आपको बताया था NIOS की जो बुक डिस्कस करी थी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो एक मैंने बुक बताई थी 502 इंपॉर्टेंट है, ये उसी का क्वेश्चन है। 502 में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत, तो आप इसको छोड़ के मत जाना पढ़ना। तो इसी बुक में बताया गया कि मतलब जब हमें डिबेट करवानी है तो हम बच्चों को कैसे बिठाएं, ड्राइंग कंपटीशन कराना है तो कैसे बिठाएं, या हम डिस्कशन करा रहे हैं तो कैसे बिठाएं। तो आपसे पूछा है कि बच्चे सेमी सर्कल में बैठे हैं, अर्धवृत्त में बैठे हैं और अर्धवृत्त में एक दूसरे के मुंह करके बैठे हैं, तो और शिक्षक बीच में बैठता है, तो ये क्या हो रहा है। एक प्रयोग का प्रदर्शन, बोर्ड पर समस्याओं का समाधान, कहानियां और कविताएं सुनाना और समूह प्रतियोगिता। तो ये प्रतियोगिता हो रही है। कहानियां और कविता सुनाने के लिए ना हम पूरा एक सेमी सर्कल बना सकते हैं, पूरा मतलब कि बच्चे बैठे हो एक तरफ, एक दूसरे की तरफ मुंह ना कराओ, ठीक है। तो ये इसमें बैठे हैं तो समूह प्रतियोगिता सही है, क्योंकि टीचर बीच में बैठा है असेसमेंट करने के लिए, जज करने के लिए। नेक्स्ट है, किस देश में विशेष शिक्षा प्रणाली का वर्णन करने के लिए समावेशी शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले फिनलैंड में किया गया था, फिनलैंड इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिगम शैली का यूज़ कर रहे हैं, हमको अधिगम शैली बतानी है कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। शिक्षार्थी तर्क के बजाय अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है, वह लक्ष्य निर्धारित करते हैं और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश कर क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करते हैं। तो ये है मिलनसार शैली, ठीक है। एक दूसरे को काम मिल करके कर रहे हैं तो मिलनसार शैली है। बाकी सारी शैलियाँ भी पढ़नी पड़ेंगी और ये 502 में ही है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ये बुक 506 वाली में से पूछा गया है, तो नहीं 507 कम्युनिटी वाली बुक का है, सॉरी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डुई ने लिखी हुई है, ठीक है। मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी, जॉन डुई ने लिखी है। नेक्स्ट है, योग्यता आधारित उपागम की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। छात्रों को एक विषय बार बार सीखना पड़ता है, नहीं। स्कूल में सीखने का माहौल समान रूप से अनुकूल है, नहीं। कहीं कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, कहीं कोई बेकार। शिक्षक सीखने की प्रक्रिया आनंदमय और रोचक है, या योग्यता आधारित, जो जिसका लेवल जैसा है वो वैसी सीखेगा, तो ठीक है। शिक्षण की दक्षता चिंता का विषय नहीं है, हाँ, तो इसका आंसर सी है, क्योंकि योग्यता आधारित उपागम में ना ये होता है कि हम ना बच्चों को उनकी समझ लो इंटेलिजेंट के हिसाब से बांट देते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। तो जो बच्चा जिस इंटेलिजेंस ग्रुप में लाई करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको ज़्यादा सिखाया जाता है, जो बीच का बच्चा है, मीडिएटर है, उसको मीडियम सिखाया जाता है, जो बिल्कुल ही लर्नर है या स्लो लर्नर है उसको उसके अकॉर्डिंग सिखाया जाता है। तो ये योग्यता आधारित लर्निंग होती है, तो सी इसका आंसर, ठीक है। कल के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी उपागम है ये, कल के चैप्टर में NIOS के में पढ़ने वाले हैं। संविधान में समानता के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, ये तो है ही। सार्वजनिक स्थानों पर हर व्यक्ति का अधिगम है, अभिगम मीन्स कि हर व्यक्ति का हक है, हाँ, तो दोनों ही चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट है, सीखने की किस दृष्टिकोण को स्वनियामक शिक्षण कहा जाता है। खुद सीखना यानी व्यक्तिगत शिक्षक, सामुदायिक, समूह और सामाजिक, इस तीनों ही शिक्षण में हमें किसी ना किसी की ज़रूरत है, बट व्यक्तिगत शिक्षण को तो हम खुद सीख सकते हैं, तो व्यक्तिगत शिक्षण इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में कितने अध्याय हैं। तो बताया था इसमें 7 अध्याय हैं, जिसमें इनको 38 धाराओं में विभाजित किया गया है, तो टोटल 7 धाराएं हैं।
NIOS की फर्स्ट बुक के 3rd चैप्टर में हम कर चुके हैं। पुराने साहित्य में स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं थी, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? मनुस्मृति। देखो, महाभारत, रामायण और ऋग्वेद में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो मनुस्मृति बुक है ना, इसमें ना औरतों की मतलब आज के टाइम में या पहले के टाइम में भी नहीं मानते थे वैसे इतना, बट आज के टाइम पे अगर हम इसको पढ़ो ना, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली बुक है, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो जिन्हें हम आज के मॉडर्न एरा में रहते हुए ना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब एक इस पर द्वंद्व चल रहा है समझ लो बुक पे। तो मनुस्मृति में ना ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, इसलिए बुक भी फेमस है। तो स्त्री को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, इस किताब के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट है शैलेंड विशेष शिक्षा को डैश की विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पहला है विशेष निर्देश और लक्ष्य निर्धारित निर्देशित निर्देश, तो दोनों ही इसका आंसर है, दोनों के रूप में परिभाषित करते हैं। पंचायती राज प्रणाली में प्रणाली वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? एक गांव में रहने वाले हर एक 18 साल का व्यक्ति, 18 साल और 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपने आप ही ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है, और ग्राम सभा के सदस्य ही वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत चुनते हैं। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी जो बहुत अच्छी भी है, तो ग्राम सभा के सदस्य ही इनको वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत चुनते हैं। ग्राम पंचायत सचिव जी है ना, वो सब तो ग्राम सभा के सदस्य है, वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत चुनते हैं। लोकतंत्र की चुनौती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम देशों को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बताया जा सकता है? नहीं, ऐसा कैसे? देखो, क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में या कुछ देशों में राजतंत्र चल रहा है, मतलब राजा का तंत्र, राजा बनती है। वो लंदन में सुना है ना, महारानी विक्टोरिया, ऐसे तो वहाँ पे वैसे पार्लियामेंट भी है, रूल कर रही है, लेकिन फिर भी महारानी विक्टोरिया का राज है। वहाँ पे उनके बच्चे प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, वो क्वीन किंग होते हैं, तो ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। सेकंड है हमेशा समुदाय होते हैं और लोकतंत्र के विचार का विस्तार करने की कोशिश कर रहे व्यक्ति। तो हम ये कह सकते हैं एक समुदाय को हम डिफाइन कर सकते हैं लोकतंत्र के रूप में, बट एक देश को नहीं कर सकते। तो केवल सेकंड सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है विषय केंद्रित उपागम की विशेषता क्या है? विषय केंद्रित क्या होता है? इसमें ना हमें बच्चे को जो भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया जाता है, उसी को सिखाने पे जोर दिया जाता है कि बच्चे को है जो जितना भी किताब है सारा, मतलब रट्टू तोता बना दो, जो भी किताब में है फटाफट से किताब वाला करवा दो। किताब जितना भी, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उतना ही बच्चों को करवाना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं कराना, सब दिमाग में घुसा दो बच्चों को। तो इन छात्रों की सीखने की ज़रूरतों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। यस, शिक्षक ज़्यादातर पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करने के लिए चिंतित रहते हैं। नहीं, पाठ्यक्रम सामग्री तो पाठ्य केंद्रित उपागम में होता है। इसमें बच्चे टीचर बस पाठ्य पुस्तक पढ़ाने पे रहते हैं, पाठ्यक्रम को नहीं देते। ठीक है, तो सेकंड नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट होगा। कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में शामिल है? संदर्भ भी करते हैं हम, तुलना भी करते हैं, अवलोकन भी करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक श्रोता एक संवाद को समझ सकता है? संवाद के शब्दों पर आधारित या अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही? तो दोनों के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं हम। वैसे भी जब भी अपना लेसन प्लान शुरू करते हैं तो हम प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, बच्चों की क्वेश्चन पुट करते हैं, तो ये तो है ही। और सेकंड है संवाद के शब्दों पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर को उनके अवयवों के साथ सही सुमेलित है? तो इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस और रोम। तो रोम तो है इनपुट डिवाइस, बट कीबोर्ड एंड माउस तो आउटपुट डिवाइस है। और स्टोरेज डिवाइस रोम, CDR, CD-ROM, हाँ इनके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये स्टोरेज डिवाइस सेकंड ठीक है। नेक्स्ट है ए की स्क्वायर इंटू ए की स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या होता है? ए की एम इंटू एम इक्वल टू ए प्लस ए एम। तो ये क्या है? तो अब आपको एक मेथड इसमें सॉल्व करके दे रखा है, पूछ रहा है कौन सी विधि है। तो देखो मैथ्स में से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, अभी आगमनात्मक है या वियोजक? तो ये वियोजक विधि है, कोई विरोधी ऐसे एक्सप्लेन करके दी हुई है और उनके नाम पूछे हुए हैं। और बच्चे कहते हैं कि मैथ की ना करें, EVS की ना करें। देखो मैथ से भी क्वेश्चन है, और ये आने इसकी बुक का पक्का एक स्टेटमेंट ही होगी जिन्होंने डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विषय संरचना हिंदी में सही है? तो ये तो आपको पता ही होगा, कर्ता कर्म प्लस क्रिया। पहले सब्जेक्ट आता है प्लस मतलब सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड जो भी है वो आता है ना। तो सब्जेक्ट प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कुछ प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी वह विशेषता नहीं है? तो गतिविधियों के चयन के लिए बच्चे की उम्र, मानसिक योग्यता, रुचि और क्षमताएं मुख्य मानदंड होने चाहिए। हाँ भाई, इसी के अकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए। सेकंड है इससे प्राकृतिक जिज्ञासा को नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है, बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी तो बढ़ानी चाहिए ना, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। इसे बच्चों में वांछित कौशल विकसित करना चाहिए। हाँ ठीक है।
इससे बच्चे को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये भी ठीक है, बी इसका नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव ही क्वेश्चन है तो नेगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी भाषा की एक विविधता है? ब्रिटिश अंग्रेजी और ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी दोनों ही है ना। ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज, और इसमें ब्रिटिश में हम जी लगाते थे और इसमें हम जेड लगाते हैं, मतलब ब्रिटिश में जेड लगाते हैं, ऑस्ट्रेलियाई में जी। ऑर्गेनाइज और एगोनाइज, है ना, ऐसे बस इतना सा डिफरेंस रहता है थोड़ा सा, दोनों इसकी विशेषता है। 320 में 3 का स्थानीय मान और 2 का अंकित मान क्या है? अंकित मान कभी भी चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहता है, तो 2 रहेगा, और 3 का स्थानीय मान 300। सुनने और ड्रॉ करने वाले ड्राइंग गेम के संदर्भ में मदद करता है, सभी को एक साथ काम करना होता है और बच्चों को सुनना होगा। दोनों ही ठीक है, बच्चे लिसन जब केयरफुल लिसनिंग करेंगे तभी तो कुछ कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता है। तो एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में लगाना तो एक क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता 2 तरीके से हो सकती है, एक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो इसका आंसर होगा क्रमबद्धता। निष्कासन अनुकरण मीन्स कि किसी भी चीज़ को इमिटेट करना, ऊंचाई नहीं होगा, क्रमबद्धता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों को हर समय नई चीज़ें याद रखने में मदद करने के लिए शिक्षक किन विभिन्न तरीकों का उपयोग रख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मतलब हर चीज़ जो बच्चे नए तरीके से बार बार याद रख पाएँ, जैसे नई चीज़ें हम तुरंत भूल जाते हैं, बड़ों के साथ भी प्रॉब्लम होती है, तो कौन से ऐसे तरीकों का यूज़ कर सकता है शिक्षक जो हमें ना उससे वो चीज़ें याद रहें। तो फर्स्ट है अनुमान, अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। जब बच्चे खुद ही एक अनुमान लगा करके आंसर देंगे तो वो मोस्टली याद रखेंगे कि हाँ हम इस चीज़ में ये कह सकते हैं। और सेकेंड है वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर देंगे, अगर चीज़ों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बच्चों को बताएंगे तो वो याद रखेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड इसका आंसर है। प्रतिकार मीन्स होता है रिवेंज लेना, मतलब कि प्रतिकार मतलब किसी से अपनी दुश्मनी निकालना या रिवेंज लेना या बातों को अपने मन में रखना। तो अब इस तरीके से तो बच्चों को बोलेंगे कि हाँ उससे बदला रहो तो चीज़ें हमें लाइफ टाइम तक याद रहेंगी, बट ये चीज़ अच्छी नहीं है, चीज़ ठीक नहीं है, तो हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक पर्यावरण अध्ययन कक्षा में निम्नलिखित में से किस विषय पर छोटे समूह चर्चा की व्यवस्था की जा सकती है। देखो, एक तो होता है जब हमारा ग्रुप बहुत छोटा होता है, जैसे एक मान लो हमारी क्लास है उसमें 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उस 30 को 4 या 5 ग्रुप में बांट सकते हैं। उसमें से हम 5 या 6 ग्रुप बना सकते हैं और हर एक ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दे दें या सेम टॉपिक दे दें डिस्कशन करने के लिए। अब और एक मान लो कोई टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, तो हमें ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा थॉट्स चाहिए, ज़्यादा आइडियाज़ चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि बड़े ग्रुप में इसको ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किस विषय पर छोटे समूह चर्चा की व्यवस्था की जा सकती है, मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें हम छोटे समूह में कर सकते हैं। तो क्या सर्कस जानवरों के प्रति क्रूरता है, क्या स्कूल कैंटीन में फास्ट फूड बेचना चाहिए, या फिर सड़कें या पार्क, हमारे शहर को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही चाहिए, सड़कें या पार्क, तो दोनों में ही छोटे समूह की हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों ही ठीक है, हम छोटे समूह बड़े समूह दोनों में ही हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फील्ड ट्रिप के दौरे की सीख को समेकित करने के लिए कक्षा की अवधि की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे सत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल हो सकता है। फील्ड ट्रिप जब हम बच्चे को सिखाने लेके जा रहे हैं, देखो सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो यात्रा के बारे में लिखना या चित्र बनाना, प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, हम ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, है ना। जब मतलब हम बच्चों को ट्रिप से करवा लाए हैं, जैसे मान लो पिकनिक पे लेके गए, तो उसके हम बात बच्चे से कर सकते हैं कि क्या क्या सीखा तुमने, क्या क्या बात करी, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हम चर्चाएं कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं लिखो या चित्र बनाओ, तो तीनों ही चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गणित शिक्षा के व्यापक और संकुचित उद्देश्य हैं। देखो एक नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट उनका जो मैथमेटिशियन है ना, उनका कुछ वासे नाम है, उन्होंने ना मैथ्स के दो बताए उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य बताए और संकुचित उद्देश्य बताए। मतलब जो मैथ शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ना, उन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक है व्यापक और एक है संकुचित। तो उसके अंदर फिर उन्होंने अलग अलग डिस्क्राइब करें कि मैथ सिखाने के क्या क्या व्यापक उद्देश्य हो सकते हैं और क्या क्या संकुचित। तो अब इन्होंने फिर वैसे वो स्पेसिफाई तो करने के लिए नहीं बोला है, बट ये हमें पढ़ना ज़रूरी है कि कौन से 2 वो हैं और उन 2 के अंदर भी कौन कौन से हैं, कि मतलब कौन सा व्यापक के अंदर आता है, कौन सा संकुचित के अंदर आता है, तो वो पढ़ना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट है अनुकूलन, ह्यूरिस्टिक का उपयोग, अनुमान और सन्निकट और प्रतिनिधित्व। तो ये चारों ही हैं, 2 व्यापक है इसमें से, 2 संकुचित हैं, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो जब भी आप मैथ्स की बुक करो तो इसको ध्यान रखना कि ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। और ये एस्टिमेशन, और ये तो हम अभी भी मैथ्स में हमारे टॉपिक भी होते हैं 6th क्लास में,
नेक्स्ट है शिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण क्या है। ये कल ही हमने सारे उपागम पढ़े हैं, है ना, बहुत सारे उपागम पढ़े थे। शिक्षक केंद्रित उपागम कल एनआईए उसकी जो मैंने सेकंड चैप्टर की वीडियो डाली है 502 की, उसमें ये सारे उपागम मैंने उसमें ही आपसे बात करी थी कि जब इसमें से क्वेश्चन आता है तो मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन बनता है। और देखो ऐसा ही है, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो इस बार तो फिर भी ऐसी है, केवल 1 केवल 2। पहले पता है जो 2019 वाला पेपर आया था उसमें स्टेटमेंट कैसी थी, पहला सत्य है दूसरा असत्य है, दूसरा सत्य है पहला सत्य है, पहला उसका सही कारण है, दूसरा उसको सही एक्सप्लेन करता है, ऐसे। बट जो भी हो, हमें अपने माइंड को मल्टी डायमेंशन में करना है, अच्छे से पढ़ना है, हर एक तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अगर कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखी तो वो पहले वीडियो देख लो, उसके बाद इसमें से आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे अप्रोचेस वाले सारे कर लेंगे हम। उसमें बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी है, शिक्षक केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, रचनात्मक, योग्यता केंद्रित, समथिंग ऐसे। तो फर्स्ट है कक्षा में सब कुछ शिक्षक पर निर्भर करता है, हाँ कल ही पढ़ा, ठीक है। छात्र किसी भी मामले में बहुत कम बोलते हैं, बिल्कुल उनको किसी भी बोलने का मौका नहीं मिलता। इसमें टीचर जो है वो सक्रिय रहता है और बच्चा निष्क्रिय रहता है, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कुइंग या गुइंग की प्रक्रिया में शामिल है। ऊ ई, तो दोनों ही है, दोनों ही कुइंग या गुइंग की है। जब बच्चे की 3 महीने तक की स्टेज होती है तो बच्चे की कुइंग वाली स्टेज होती है, जैसे बच्चा किसी भी चीज़ को बार बार बोलता है ब ब ब ब ब ई यू ऐसे करके, तो ये उसकी कुइंग गुइंग वाली एज में स्टार्टिंग है, 3 मंथ में, दोनों ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है यदि बच्चों को शिक्षक द्वारा बातचीत करने का अवसर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हो सकता है। अगर टीचर जो है बात करने देता है टीचर को तो वो आलसी हो जाएंगे, नहीं। वे खेल में विशेषता हासिल कर लेंगे, नहीं। बातचीत से खेल का क्या लेना देना। नेक्स्ट है वे अपनी भावना और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होंगे, हाँ बिल्कुल बता पाएंगे, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हमें यहाँ पे पर्टिकुलर दिक्कत है, या मैं परेशान हूँ। जब बच्चों को इतनी फ्रीडम ही नहीं मिलेगी तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करेगा, उन्हें और लिखने की आदत हो जाएगी, नहीं। बात करने का मौका मिलेगा तो कोई ऐसा बच्चा होगा जो लिखने पे जोर देगा, वो भाई बात करने में ही लगेगा, फिर बात ही करेंगे, बल्कि बच्चे क्या हम भी। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है एक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता क्या है। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, जब देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, कितने लकी है ये लोग, इसी में से शिक्षक में से ही दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलो अभी पढ़ रखा है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अच्छा लगता है करने में। ज्ञान का स्रोत शिक्षक है, यस कल ही आपको बताया कि सब कुछ जो है, जो हमारा शिक्षक है वो सर्वज्ञाता है, वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ आता है, तो यस ठीक है। सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय छात्रों को जानकारी देते हैं, देखो अभी पहले ही बोला था ये बात, जो शिक्षक जो है सक्रिय होते हैं, छात्र निष्क्रिय होते हैं, तो दोनों ही विशेषताएं ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि को सही सुमेलित किया गया है। ये वही क्वेश्चन पेपर है ना जिसमें अभी वो बुक का नाम दिया गया था जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी हुई है, और उस पर्टिकुलर बुक में उसने अपनी किसके बारे में बात की हुई है, मतलब ये पर्टिकुलर पूरी थ्योरी दी हुई है ना। तो इस वाली वीडियो में हमने किसको ध्यान रखना है, हार्वर्ड गार्डनर के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि भाषाई व्यक्ति के लिए स्थानिक जानकारी की कल्पना, परिवर्तन और उपयोग करना संभव बनाता है। तो अगर आप लोगों ने ये हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते। तो इसमें जो फर्स्ट बुद्धि हमें दे रखी है वो बुद्धि गलत है, क्योंकि जो भाषाई बुद्धि होती है ना, तो वो लोग क्या होते हैं, भाषा में एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी भाषा के ज्ञाता होते हैं। तो इसमें वो लोग आते हैं जिनकी भाषा पे कमांड होती है, तो वो अनुवादक हो सकते हैं, ट्रांसलेटर हो सकते हैं, जो एक लैंग्वेज से दूसरे में ट्रांसलेट करते हैं सॉरी, या जिनकी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है। राइटर आते हैं जिनके अंदर कवि आते हैं, लेखक आते हैं, राइटर आते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो पहला तो गलत है, क्योंकि स्थानिक जानकारी जो होती है ना वो स्पेशियल बुद्धि होती है, मतलब स्थानिक बुद्धि, जैसे जो हो गए पायलट वगैरह, पायलट टेक्नीशियन, वो जिनको दिशा से रिलेटेड, स्थान से रिलेटेड जानकारी होती है, जो जोग्राफिस्ट होते हैं ना, वो सब। सेकेंड है तर्क गणित, व्यक्तियों को अमूर्त गणितीय संबंध का उपयोग करने की अनुमति देता है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है अंतर व्यक्तिगत व्यक्तियों को दूसरों और स्वयं को प्रतिनिधित्व करने की क्षमता प्रदान करता है, हाँ तो ये भी ठीक है। ये जो अंतर व्यक्तिगत कारक होते हैं वो यही है, व्यक्तियों को दूसरों और स्वयं को प्रतिनिधित्व करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इसका ठीक है, फर्स्ट इन्होंने गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो है ये परिवर्तन हाइपोथैलेमस और अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा ट्रिगर होते हैं, हाँ ये हमारी जो ग्रंथि है ना, अंतरस्रावी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस में मुख्य रूप से जुड़े होते हैं। सेकंड है किशोरावस्था में मुहासों की समस्या से जुड़े हार्मोन के स्तर में वृद्धि पाई जाती है। आपने देखा होगा ना, पहले हमारा चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, बट जब हम टीनेज में आ जाते हैं तो लड़कियों को भी लड़कों के भी पिंपल्स निकलने लगते हैं, या कुछ अचार खा लें तो तुरंत पिंपल, या किसी भी चीज़ से आमी खा लें तो पिंपल, नहीं तो नहीं भी खाएं तो हार्मोन की वजह से पिंपल्स आने लगते हैं। तो ये चीज़ है, तो दोनों ही कथन ठीक है।
नेक्स्ट है कौन से कारक इंट्राम्यूरल को नियंत्रित करते हैं? भूगोल भूगोल, जलवायु, समय उपलब्ध, तीनों ही इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सूफी डैश की एक प्रदर्शन कला है। तो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत तो नहीं है ये। सूफी सुना है ना, सूफी संत होते हैं। उन्हें सूफी संत क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक तरीके की एक शैली होती है संगीत की, उसमें चीज़ें गाते हैं, करते हैं। तो ये क्षेत्रीय संगीत है, क्योंकि इसको अभी शास्त्रीय की उपाधि नहीं मिली है, तो ये क्षेत्रीय संगीत है। ठीक है। नेक्स्ट है किशोरों में संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संज्ञानात्मक क्षमताओं में लाभ 8 और 12 की उम्र के बीच जबरदस्त है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक एड भी आता है कि 5 साल तक बच्चों का 90% ब्रेन का विकास हो जाता है, तो 5% तक हो रहा है और आप यहाँ पे 8 और 12 साल की बात कर रहे हो, तो सही नहीं है ना। तो ये गलत है पहली स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण उस संज्ञानात्मक रणनीति की व्याख्या करने का प्रयास करता है जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करता है। यस, ये पूरा है। मैंने आपको बताया भी था कि एक जो साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ नाम है उनका, उन्होंने जो हमारी अधिगम करने की प्रक्रिया है उसको ICT के थ्रू समझ लो वैसे डिस्क्राइब करा हुआ है, तो वहीं से क्वेश्चन है। तो मानव जैसे मस्तिष्क सूचनाओं को संसाधित करता है कि मस्तिष्क से सूचना जाती है, फिर आउटकम निकल के आता है, समथिंग ऐसे। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट गलत है। बॉक्सिंग का प्रत्येक राउंड 10 मिनट का होता है अंतराल को छोड़कर। अब जिसको पता होगा बॉक्सिंग कितनी देर की होती है तो वो बता देगा, मुझे तो नहीं पता। तो बेसिकली इसका आंसर है 3 मिनट का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जीवित मिट्टी स्कूल के बगीचों में बच्चों के बीच अंतहीन प्रश्नों को आमंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न है? वह जड़ें वहाँ कैसे उतरी? बाग में पानी भर जाए तो कीड़ों का क्या होगा? हाँ, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे दोनों ही क्वेश्चन पूछें, दोनों ही ठीक है, दोनों इसका आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। स्कूल में गिरने से बचने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? देखो, अब हमें दिमाग में रखना है कि स्कूल में अगर हमें गिरना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, हाँ बिल्कुल, रैंप नहीं होगी तो उनको सीढ़ियाँ, जो व्हील चेयर पे बच्चे होंगे उनको ले जाने में छोड़ने में दिक्कत होगी, तो उनके लिए रैंप होना चाहिए। लंच ब्रेक के दौरान स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतलब जैसे कुछ होता है ना, बच्चे ब्रेक होते ही चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं इधर से उधर, तो कुछ होने चाहिए जो उनकी मॉनिटरिंग करें कि भाई बच्चे ज़्यादा बदतमीजी ना करें, ज़्यादा इधर उधर कूदें ना। सीढ़ियों में छोटे कदम होने चाहिए। ये आपने देखा होगा कहीं भी, आप हम सरकारी स्कूल में हो, किसी भी स्कूल में हो, तो स्कूल जीने बहुत छोटे छोटे होते हैं, जीनों के जो गैप होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, हर एक उम्र का बच्चा आराम से चल पाए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है देश मतदान का अधिकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? भारत में जो मतदान की उम्र है वो 18 वर्ष है, आपको पता है। 18 साल के बाद जब आप एडल्ट हो जाते हो तो आप वोट दे सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष है, ये ठीक है। ये 503 में हम पढ़ेंगे, थोड़े से देशों के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है, जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखा है कि भारत में इसकी उम्र 18 साल है और इन देशों में इतनी और इतनी, और बताओ उस लाइन से इन्होंने क्वेश्चन बना लिया। तो एक और दो दोनों ठीक है। नेक्स्ट वन इज सामाजिक विज्ञान के माथद परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विकास विज्ञान के उसमें हमें बताना है माथद स्कूल ऑफ थिंक ब्रिटिश साम्राज्य और उनकी शैक्षिक नीतियों का महिमा मंडन नहीं करता है। नहीं, गलत है, करता है। महिमा मंडन करता है मीन्स कि जो उनका अच्छी बात है हमने अपनाई है। मथात परिप्रेक्ष्य नीचे से भी जाते समूह की अधिपात्य शक्ति की प्रतिक्रिया है, तो ये हो सकता है, बट ये मैंने पढ़ा नहीं है कहाँ पर, तो इसका केवल बी ठीक है। नेक्स्ट है परिपक्वता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पहलू में विकसित होता है? आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तीनों ही। हमारी जो परिपक्वता वाली स्टेज होती है ना, जो हमारी परिपक्वता की स्थिति होती है, उसमें हम आध्यात्मिक, सामाजिक, भावनात्मक तीनों ही रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यौवन देश के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। तो किशोरावस्था के प्रारंभिक भाग या बचपन, तो बचपन में नहीं होता, किशोरावस्था के जो जब स्टार्टिंग वाली एज होती है ना उसको बोला जाता है, फर्स्ट ठीक है। मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सतत मूल्यांकन, सत्र के अंत में अंतिम ग्रेड, गलत है। ये व्यापक मूल्यांकन है। व्यापक मूल्यांकन मूल्यांकन की नियमितता नहीं, मूल्यांकन की नियमितता नहीं होती, कभी भी ले सकते हैं, इवैल्यूएशन बीच में भी कर लेते हैं, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के रूप में जानते हैं। तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत चुने हुए हैं। ठीक है। जो ये सत्र के अंत में अंतिम ग्रेड है ये समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का है सेकंड वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खेलों का चयन करना होता है। सही बात है, जो हमारे पास खेल संसाधन ही नहीं है तो हम कैसे खिलाएंगे? अगर हम बच्चे को बोलो बैडमिंटन खिलाएं, बट हमारे पास बैडमिंटन ही नहीं है तो कैसे खिलाएंगे?
खेलों का चयन करते समय मौसम को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बारिश हो रही है और हम बच्चों को क्रिकेट खिलाने ले जाएं तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तो मौसम का तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और जब हम बच्चों को खेल खिलाने लेके जा रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, एक जैविक जीव पर्यावरण के विभिन्न घटकों के साथ अंतर क्रिया करता है। ठीक है, इसमें से अधिकांश क्रियाएं अंतर्बहु बहुजटिल हैं। इन क्रियाओं के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? एक जीवित जीव है, हम जैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए या अपने खाद्य पान के लिए हम किसी न किसी तरीके से रूप में हमारी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया जल चक्र चट्टानें, तो ये तो गलत लग रहा है ना, तो ये तो गलत है। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया तो ये होना चाहिए ना, हम लोगों के बीच में और नेचर के बीच में। भले यहाँ जल चक्र और चट्टानों की बात हो रही है तो ये गलत है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण तो इंसानों से बनता है, ह्यूमन से बनता है, तो हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, तो फर्स्ट तो गलत है। विविध जीवित जीवों के बीच अंतःक्रिया, जो जीवित जीव होते हैं जैसे हम लोग, पेड़ पौधे, एनिमल्स, उनके बीच क्या है? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। हाँ, फूड चेन और फूड लेवल दोनों ही बनते हैं इसमें, है ना, तो ये ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के जीवित घटकों के बीच अंतःक्रिया, वनों की कटाई। देखो, प्राकृतिक पर्यावरण के जीवित घटकों के बीच अंतःक्रिया बोल रहे हैं, बट यहाँ वनों की कटाई हो रही है, तो ये अंतःक्रिया थोड़ी हो रही है, तो सिर्फ इसमें सेकंड ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विषय विद्यार्थियों में संपूर्ण विश्व से परिचित होने की भावना तक ला सकता है? वाह, विश्व इतिहास या विश्व का भूगोल, तो दोनों ही तरीके से हम विश्व से जुड़ सकते हैं, उसमें विश्व की हिस्ट्री जान सकते हैं और विश्व में विश्व का भूगोल, तो दोनों ही हमारे साथ विश्व से जुड़ सकते हैं। अभिभावक और वार्ड अधिनियम गावा 1890 उस हिस्से को अभिभावक का दर्जा प्रदान करता है जो बच्चे के डैश वर्ष की आयु पूरी होने के बाद समाप्त हो जाता है, तो 21 वर्ष है। ये आपने सुना भी होगा ना कि जब तक 21 साल का नहीं हो जाता इसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, तब तक हमारे गाइडेंस पेरेंट्स के पास रहती है, तो 21 साल है इस अधिनियम के अंतर्गत। मध्याह्न भोजन दिन के राशन से बेहतर क्यों है? हाँ देखो, दिन के राशन से बेहतर क्यों है? मध्याह्न भोजन बच्चों को अपने माता पिता से ज़्यादा बहलाने या मनाने के बिना खुद स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना मिलता है, इसलिए वो जाते हैं। मध्याह्न भोजन लंच ब्रेक के बाद भी विद्यार्थियों को स्कूल में बनाए रखना भी आसान बनाता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग का नाम बताइए जिसने लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो हमारा पहला ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1948 से 49 में जो आया था। नेक्स्ट है, रस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, रस के बारे में, रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, विवत्स रस, हास्य रस, वो। भरत मुनि ने 8 रसों या भावनाओं की अवस्थाओं को रेखांकित किया। हाँ, भरत मुनि ने 8 रस दे रखे हैं, बाद में हमने इसमें और ऐड कर दिए। करुण रस का मुख्य अर्थ दुख होता है। हाँ, करुण रस रोने वाली चीज़ों में यूज़ करा जाता है। लक्ष्मण गुप्त ने शांत रस का प्रस्ताव रखा था, तो थर्ड गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था 18 से 21 की उम्र के बीच समाप्त होती है। 28 की उम्र के बीच, हाँ, 18 से 21 में हम एडल्ट हो जाते हैं ना, तो किशोरावस्था खत्म हो गई। 12 से 18 तक किशोरावस्था चलती है ना, जिसमें बीच में यौवन की स्टेज भी आती है हमारी। नेक्स्ट है, शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा संवर्ती सूची का हिस्सा, ये तो मैं बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते भी बोल चुकी हूँ कि शिक्षा पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का ही है। शिक्षा संवर्ती सूची का हिस्सा है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शिक्षण संस्थाओं के लिए कानून बनाते हैं, तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, स्वयं के लिए सामाजिक कारण से उत्पादन की दिशा में किसी भी दिशा में किया गया शारीरिक श्रम डैश माना जाता है, कार्य माना जाता है। विश्राम, रोकना, फुर्सत, आप ऑप्शन पढ़ोगे ऑप्शन से भी कर लोगे, बट कार्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्ञान की तुलना बुद्धि से की जा सकती है, ज्ञान बुद्धिमानी और बुद्धिमानी विपणन योग्य है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अगर जिसके पास ज्ञान है तो वो इंटेलिजेंट हो, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, इंटेलिजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इंटेलिजेंस यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में होता है, ज़रूरी थोड़ी जो पढ़ाई में अच्छा है, जो पढ़ रहा है सिर्फ वही इंटेलिजेंट है, उसी के पास ज्ञान है, बुद्धि है। अब मान लो एक पंडित है, उसके पास ज्ञान का भंडार है, ठीक है, बट हम नहीं कहते कि वो इंटेलिजेंट है, ज्ञान का भंडार है, उसकी बुद्धि से हम योग का कर सकते हैं? नहीं, ज्ञान बुद्धिमानी नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट जो है गलत है, ज्ञान की तुलना बुद्धि से की जा सकती है, बट हर जगह नहीं कि ज्ञान बुद्धिमानी है, ज्ञान जिसके पास है वही इंटेलिजेंट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई क्रिएटिव आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा, हम कह सकते हैं भाई उसकी तो क्रिएटिव आर्ट बहुत अच्छी है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटेलिजेंट है ना, उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर ज्ञान की ज़रूरत है, ना कि हर एक तरीके के ज्ञान की। ठीक है,
बुद्धिमानी अनंत है, इसमें ज्ञान और क्रिया का तरीका शामिल है। यस, ये स्टेटमेंट सही है कि जो इंटेलिजेंस है उसमें ज्ञान और क्रिया का तरीका शामिल है। मीन्स जो अभी मैंने थोड़ी देर अभी जस्ट पहले स्टेटमेंट बोली कि उसके अंदर पर्टिकुलर जो किस क्या काम हम कर रहे हैं और उस काम से रिलेटेड ज्ञान वो जरूरी है, क्योंकि बुद्धिमानी तो अनंत है, हर जगह की इंटेलिजेंस हम नहीं ला सकते, बट हम जिस पर्टिकुलर जिसमें हम अच्छे हैं उसके ज्ञान और क्रिया से हम रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो केवल सेकंड। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने नेतृत्व के व्यापक भारतीय विवरण और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। तो बर्न्स एंड रोस्ट ने करे थे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कहा था कि नेतृत्व अंत्य लोगों के लिए कुछ समानता अतिरिक्त सामान्य घटित करने में योगदान करने के लिए एक रास्ता बनाने के बारे में है। तो यह है एलन कीथ। ठीक है, ये एलन कीथ ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉर्पस फंड है जो किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अच्छे सामाजिक उद्देश्य के लिए दिया जाता है, अक्षय निधि या वेतन। तो ये अक्षय निधि है जो किसी सामाजिक उद्देश्य से दिया जाता है, क्योंकि वेतन तो हर महीने ही हम देते हैं किसी को सैलरी में उसके काम करने के बदले में। मदर्स क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुराने नागरिकों को जमावड़ा, शिक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा, एक पार्टी क्लब या अनाथों के लिए एक स्वास्थ्य क्लब है। तो शिक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा होती है मदर्स क्लब में। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है? उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, उज्जयी। नेक्स्ट है, भय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे अनुशासन उच्च बनाने की क्रिया या इच्छा के किसी अन्य कार्य के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह मन और हृदय को खुश कर देता है, जिससे हम जीवन के संपूर्ण महत्व को भी सचेत नहीं होते। तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि भय क्या होता है, हम जैसे किसी भी चीज़ से डर लगता है, किसी भी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, तो हमारा माइंड और जो हमारा हार्ट है ना, दोनों ही जो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, मतलब हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहते, डर लग जाता है, डर लगने लगता है किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए ठीक है कि डर से बहुत सारे काम हमारे खराब हो सकते हैं। डैश मीटर दौड़ को छोड़कर सभी मध्यस्थ दूरी की दौड़ में एक स्थायी शुरुआत की जाती है। आप ये समझ लो, जो मध्यम दूरी की दौड़ क्या होती है, 1 किलोमीटर से ऊपर की सारी। ठीक है, 1 किलोमीटर से दूरी वाली को उसमें बोलते हैं। नेक्स्ट है, फीस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में सरकार या घाटे के आधार सिद्धांत द्वारा सहायता अनुदान किया जाता है। जो एडेड स्कूल होते हैं, हाँ, जो एडेड स्कूल होते हैं उनमें हेल्प करती है गवर्नमेंट उनको चलाने में। गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में फीस हमेशा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से कम होती है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। गैर सहायता जो प्राप्त है प्राइवेट स्कूल, जिनमें सहायता नहीं दे रही बल्कि उनमें प्राइवेट स्कूल है, वो तो सरकारी से तो ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री फीस होती है, और उसके बाद भी जो फीस होती है वो भी बहुत कम होती है, 30 रुपये 40 रुपये। बट जो गैर सहायता प्राप्त होते हैं, मतलब एडेड स्कूल होते हैं, उसमें फीस ज़्यादा होती है सरकारी स्कूलों से। नेक्स्ट है, किस आयोग ने शिक्षा के शैक्षणिक स्वरूप में बड़े बदलाव की आवश्यकता महसूस की थी? तो ये शिक्षा आयोग है, 1964-66 मेघालय आयोग जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, धनुरासन के क्या फायदे हैं? ठीक है, ये गले को नई ऊर्जा देता है, ये ट्यूमर को ठीक करता है, ये गैस्ट्रिक परेशानियों से सुरक्षित छुटकारा दिलाता है। तो देखो, ये धनुरासन कितने सारे, हमको इनको भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक स्कूल प्रणाली में सदस्य के मूल्य विचार को प्रभावित करता है और वह माता पिता, छात्रों और सहकर्मियों को प्रेरित करता है। तो दोनों ही ठीक है, शिक्षक का जो कार्य है ना स्कूल में, उस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं का उदाहरण है? बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन और परिवहन, तीनों ही हैं। तीनों गतिविधि में हम सामाजिक विज्ञान बच्चों को समझा सकते हैं, उनसे परिवेश से रिलेटेड चीजें करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, कार्य शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही है? ये हाथ और मस्तिष्क में समन्वय स्थापित करता है। यस, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है। सीखने की प्रक्रियाओं में ये आवश्यक है, बिल्कुल ये आवश्यक है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही ऑप्शन इसके ठीक है। नेक्स्ट है, माँ बेटी मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सामुदायिक पहल है? तो मध्य प्रदेश। हमने पढ़ा था 501 की चैप्टर 7 या 8 में, जिसमें बताया था कि हमने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे मीना वाली बुकें चलाई थी, माँ बेटी मेला स्टार्ट करा था, कन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी, परिचर्चा स्टार्ट करी थी। तो मध्य प्रदेश में ये एक सामुदायिक पहल की गई है, माँ बेटी मेला मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, छात्रों और माता पिता को उनकी प्रगति के बारे में सूचित करने के क्या कारण है? उपलब्धियों की जरूरत और व्यवहार के बारे में बताने के लिए। ठीक है, पीटीएम इसलिए कर सकते हैं। भय को अधिकतम करने के लिए नहीं। छात्र और माता पिता दोनों को हतोत्साहित करने प्रोत्साहित करेंगे, उनकी भविष्य की योजना बनाने में मदद करने के लिए। यस, फर्स्ट एंड फोर्थ हो सकते हैं, बट फर्स्ट एंड फोर्थ इन्होंने साथ में आंसर नहीं दे रखे, और सेकंड थर्ड तो बिल्कुल ही होंगे। तो ऑप्शन में अगर हम देखा जाए
तो फिर हम फर्स्ट के साथ जाएंगे, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट, ठीक है। कोर्ट में भविष्य की योजना बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट, देश हमारे विचारों और भावनाओं को कोमल उम्र से ढालता है, राय या परंपरा, दोनों ही। पहली बात तो जो हम जब बच्चे होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है ना वो सोशल सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होता है कि हमारी राय में तुम्हें ये करना चाहिए, हमारी राय ये करो, हमारे राय के अकॉर्डिंग तुम ये करो। फिर परंपरा क्या है, हमारे घर की परंपरा चली आ रही है, कोई लव मैरिज नहीं करता, नहीं करेगा, हमारे घर की परंपरा ये है, हमारे घर की परंपरा है लड़कों के साथ घूमने नहीं जाना। तो ये जो हमारे विचार और जो भावनाएं होती हैं उसको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। हम कहीं ना कहीं माने या कहीं ना कहीं नहीं माने, बट हम चारों तरफ आज भी अपने इन राय और परंपरा से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो राय और परंपरा दोनों ही हमारे विचार और भावनाओं को कोमल उम्र से ढालता है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है जी, क्योंकि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वो हमें बहुत तरीके से इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है? निर्माण गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना, राष्ट्र की शिक्षा नीतियां बनाना, विभिन्न विषयों में बच्चों के विकास की निगरानी करना। तो एसएमजी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के दोनों ही कार्य हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। बट राष्ट्र की शिक्षा नीतियां बनाने का अधिकार एसएमसी को नहीं है, ये राष्ट्र के पास है। जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करें, तो ये उनका काम है राष्ट्र की शिक्षा नीतियां बनाना, ठीक है। संसद का काम है उनको पारित करना, बहुत सारे आयोगों का काम है, ये इनका काम नहीं है। तो सिर्फ सेकेंड इसका कार्य नहीं है, बस है, बाकी है। सो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई।